नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें आज पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। टॉपिक पे चलने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का जो टॉपिक है उसका नाम पहले देख लेते हैं, रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन आखिर है क्या, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रिसर्च की जो रिसर्च डिज़ाइन है उसका अर्थ देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे और उसके उद्देश्यों के बारे में देखने वाले हैं। चलिए बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो रिसर्च डिज़ाइन है उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन को हम कहते हैं शोध अभिकल्प। देखिए, हिंदी में उसे शोध अभिकल्प भी कहा जाता है, शोध रूपरेखा भी कहा जाता है, शोध योजना भी कही जाती है और शोध डिज़ाइन भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको हिंदी नाम याद नहीं रखने हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, रिसर्च डिज़ाइन। ओके, आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। रिसर्च डिज़ाइन। ओके, तो आपको ये रिसर्च डिज़ाइन याद रखना है। देखिए, रिसर्च डिज़ाइन आखिर है क्या। पूरे जो हमारा रिसर्च होता है इसमें ये पार्ट जो होता है वो वेरी इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसमें कोई भी खामी दिक्कतें आ जाती है तो हमारा जो रिसर्च होता है वो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है और उसका जो कंक्लूज़न निकलता है उसमें भी हमें थोड़ी सी दिक्कतें वहाँ पर आती है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर है क्या ये। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। कर्लिंगर ने इसकी परिभाषा दी है कि शोध अभिकल्प अनुसंधान करने के लिए बनी हुई एक ऐसी परियोजना तथा संरचना है जिसके द्वारा शोध समस्याओं का उत्तर प्राप्त किया जाता है। देखिए, हमारी जो शोध समस्या है, जब हमने समस्या का चयन किया था उस वक्त हम क्या करते हैं, तो समस्या की जो भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। समस्या की जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों को संग्रह करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त करना होगा। तो कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, तो जो हमारी शोध अभिकल्प है, जो रिसर्च डिज़ाइन है उसमें हमें इन समस्याओं के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये एक परियोजना है यानी कि प्लान है और एक संरचना है यानी कि एक स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, समस्याओं का उत्तर प्राप्त किया जाता है। ये किसने कहा, कर्लिंगर ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, तो शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन। ओके, जो रिसर्च डिज़ाइन है उनकी विशेषता आखिर है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। तो शोध अभिकल्प एक परियोजना है यानी कि वो क्या है, एक प्लान है। ओके, तो शोधकर्ता जब इस ढंग से इसे तैयार करता है कि इसमें लेकर जो भी आंकड़े होते हैं वो जब हम फाइनल एनालिसिस करते हैं तब तक कि यहाँ पर रूपरेखा तय की जाती है। यानी कि आप डाटा कलेक्ट करते हो, डाटा कलेक्ट से लेकर डाटा एनालिसिस करके डाटा का क्या करेंगे, डाटा का एनालिसिस करेंगे। ओके, तो डाटा एनालिसिस तक की ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई जाती है यानी कि प्री प्लानिंग यहाँ पर बताया जाता है। ओके, शोध अभिकल्प एक ऐसी संरचना है यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर है
कि जिसके द्वारा शोध में प्रयुक्त होने वाले चरों की संख्या हमें ज्ञात होती है। यानी कि हमारे जो रिसर्च है उनमें कितने वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में हमें, उन वेरिएबल्स के बारे में हमें पता चलता है। उनकी स्तर यानी कि उनके कितने स्तर है। मान लीजिए कि आपने कोई एक वेरिएबल लिया, ओके, वैसे तो कम से कम 2 वेरिएबल होते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक लिया, ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल आपने एक लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहेंगे? तो जो होता है अनाश्रित चल होता है ना, स्वतंत्र चर कहते हैं। तो वही हमारे जिसकी इफ़ेक्ट दूसरे पर पड़ती है और जिस पर इफ़ेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। उसे हम आश्रित चर भी कहते हैं या तो फिर परतंत्र चर भी कहते हैं, ओके। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एक लिया, ओके। तो ये इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उनके भी स्तर कितने हैं ये हमें अगर ज्ञात करना हो तो ये भी हमें कहाँ से ज्ञात होगा? तो रिसर्च डिज़ाइन से हमें ज्ञात होता है, ओके। उनके उपयोग हेतु की जाने वाली सभी संक्रियाओं के एक प्रतिमान प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि उनमें जो जो पद्धतियाँ यूज़ करने वाले, हम हमारे रिसर्च में जो भी पद्धतियाँ यूज़ करने वाले, कौन सी पद्धतियों के आधार पर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन से उपकरणों का उपयोग करेंगे, ये सारी बातें इसमें आ जाती है। कितने चर है, उनके भी कितने स्तर है, चरों के माध्यम किस तरीके का रिलेशनशिप होगा, ओके। ये सारी बातें हमें कहाँ से जानने को मिलेगी? तो शोध डिज़ाइन में हमें जानने को मिलेगी, ओके। शोध अभिकल्प शोधकर्ता को शोध के वास्तविक लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करता है। यानी कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो शोधकर्ता को, रिसर्चर को, उसका जो शोध है उसका जो वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक जो गोल है, उन गोल तक पहुँचने में क्या करता है? मदद करता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी पाठ को सीखने की क्षमता पर पाठ की सार्थकता का क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए एक क्वेश्चन है, ओके। तो इसका अगर हमें ये प्रभाव जानना है कि कोई पाठ है, पाठ सीखने की जो क्षमता होती है, उन पाठ सीखने की क्षमता पर पाठ की सार्थकता का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमें देखना है, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें से पहले चरों को ढूंढ लेंगे, ओके। तो चले इसमें कौन कौन सी चर है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीखने की क्षमता, ओके, सीखने की जो क्षमता है उस पर देखिए किस पर? तो सीखने की क्षमता पर पाठ की सार्थकता का, किसका? तो पाठ की सार्थकता का, ओके। क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, ये हमें जानना है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे 2 वेरिएबल हो गए। चलिए इनमें से आप खुद ढूंढिए कि इनमें से कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपने वेरिएबल्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा, है ना। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा, आगे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस दिए हुए, ओके। चलें यहाँ पर देखते हैं, मैंने बताया था आपको कि जिसकी असर पड़ती है, जिसकी क्या होती है? इफ़ेक्ट होती है दूसरे पर। तो जिसकी इफ़ेक्ट होती है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर किसकी इफ़ेक्ट पड़ती है? तो पाठ की सार्थकता का, है ना, पाठ की जो सार्थकता है उसकी इफ़ेक्ट पड़ती है। तो पाठ की सार्थकता हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ओके। अब किस पर इफ़ेक्ट होता है? तो सीखने की क्षमता पर पड़ता है ना। तो सीखने की क्षमता पर पाठ की सार्थकता का अगर इफ़ेक्ट पड़ता है तो सीखने की क्षमता हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ओके। तो चलिए हमने क्या ज्ञात किया? यहाँ पर हमने 2 चरों को ज्ञात किया। एक है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अब रिसर्चर जो है ये इसका क्या करना चाहता है? अध्ययन करना चाहता है ना। तो इसमें वो अपनी जो डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन के अनुसार वो क्या करेगा? पाठ की जो सार्थकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें वो क्या करेगा? जोड़ तोड़ की 2 अवस्थाओं में उसे बांटेगा।
यानी कि जो पाठ की सार्थकता का अगर प्रभाव जानना है तो वो रिसर्चर क्या करेगा, उसे 2 पार्टों में बांट देगा। ओके, 2 अवस्थाओं में बांट देगा, यानी कि एक अवस्था ए होगी और दूसरी अवस्था बी होगी। अब इनमें दोनों में वो क्या करेगा, समान रूप से प्रयोजों को रखेगा, यानी कि जिस पर प्रयोग करना है वैसे लोगों को यहाँ पर समान रूप से रखेगा और यादृच्छिक रूप से रखेगा। यादृच्छिक रूप का मतलब क्या होता है, जिनमें सबकी समानता कैसी होती है, बराबर बराबर की होती है। ओके, तो उसे यादृच्छिक कहते हैं। यादृच्छिक के बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप यही याद रखिए कि यादृच्छिक का मतलब होता है कि जिसमें किसी के चुने जाने की संभावना कैसी होती है, बराबर बराबर होती है। ओके, समान होती है। तो यहाँ पर रिसर्चर ने मान लीजिए 50% लिए, यहाँ पर 50 लोग लिए और यहाँ पर भी उसने कितने लिए, 50 लोग लिए। ओके, ये दो अवस्थाएं उसने ली। दोनों में उन्होंने क्या की, यादृच्छिक रूप से लोगों को लिया, यहाँ पर भी इसी तरीके से लिया। ओके, ये 2 समूह उसने, 2 अवस्था उसने बना दी। अब एक अवस्था है, इसमें वो क्या करेगा, जो सार्थक शब्द होते हैं, जो सार्थक शब्द होते हैं उनको सीखने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। और ये जो दूसरी अवस्था है वहाँ पर क्या किया जाएगा, निरर्थक शब्दों को सीखने के लिए दिया जाएगा। निरर्थक में क्या होता है, किसी उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखूँ CAT, तो आप बोलोगे मैम ये तो CAT कैट है ना, तो कैट माने बिल्ली, लेकिन मैं यहाँ पर ये लिख दूँ ACT, तो इसका तो कोई मीनिंग, ये एक्ट हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कुछ ऐसा WXA। ओके, चलिए, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलता ना, ये तो ऐसा तो कोई वर्ड नहीं बनता ना। तो इस तरीके से ऐसे जो वर्ड होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक पद कहेंगे। ओके, जिसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक पद कहेंगे। अब रिसर्चर था, उसने क्या किया, दो अवस्थाएं बनाई। एक अवस्था में, दोनों अवस्था में जो भी लोग लिए वो समान रूप से लिए, यादृच्छिक रूप से लिए। ओके, और इनमें से जो पहली अवस्था वाले लोग थे उन्हें क्या किया, सार्थक शब्दों को सीखने के लिए दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, निरर्थक शब्दों को सीखने के लिए यहाँ पर दिया गया। ओके, तो अब क्या होगा, अब जो रिसर्चर है वो नोट करेगा, यानी कि क्या नोट करेगा कि चलिए इस अवस्था में जो भी, इस ग्रुप में जो भी लोग थे उन्होंने सीखने में कितना टाइम लिया और कितनी त्रुटियां की। ओके, और यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कितने टाइम पर उन्होंने ये जो वर्ड है वो सीख लिए और कितनी उन्होंने त्रुटियां की। और इस तरीके से वो टाइम और जो त्रुटियां होती है उसे वो क्या करेगा, उसका मान यानी कि उसका माध्य यानी कि मीन उसका ज्ञात करेगा, उसका क्या करेगा, मीन ज्ञात करेगा। ओके, और मीन और उसकी जो त्रुटियों का जो मीन है वो क्या करेगा, वो ज्ञात करेगा और दोनों की तुलना करेगा और वो ये तय करेगा कि दोनों में सार्थक अंतर है या नहीं है। ओके, तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस की जानकारी हमें किस में दी जाती है, तो ये हमें जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन होती है उस रिसर्च डिज़ाइन में हमें सब कुछ पता चलता है। ओके, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसकी जो रूपरेखा है हमारी रिसर्च की, वो सारी रूपरेखा हमें यहाँ पर दिखने को मिलेगी। ओके, तो ये उसकी एक विशेषता थी। चलिए अब चलते हैं शोध अभिकल्प के उद्देश्य के बारे में जानते हैं, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन के जो पर्पस है वो क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो शोध अभिकल्प के मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो वो है कि शोध प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढना, यानी कि आपने जब सबसे पहले जो समस्या का चयन किया तब आपने जो भी प्रश्न बनाए थे शोध के, उन प्रश्नों के उत्तरों को क्या करना, ढूंढना। ये काम किसका है, रिसर्च डिज़ाइन का।
और प्रसरण को नियंत्रित करना। देखिए, रिसर्च करते समय हमें जो भी आंकड़े मिलते हैं उन आंकड़ों में क्या होता है कि उनमें जो भी वेरिएंस होती है उनके बीच में वो वेरिएंस ज़्यादा प्रसरण पर ज़्यादा फैलाते हैं। प्रसरण का मतलब होता है कि फैलाना या तो बढ़ना, ओके, फैलाना या तो बढ़ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएंस होते हैं उनको नियंत्रित करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वेरिएंस होते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर हमें जब असर जाननी होती है, उसकी इफ़ेक्ट जाननी होती है, तो उस समय क्या होता है कि जो वही रंग चर होते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा चर कहते हैं, तो एक्सटर्नल चर जो होते हैं, वेरिएंस होते हैं, वो भी यहाँ पर इफ़ेक्ट करते हैं, ओके। जो बाह्य चर कहलाते हैं ना, तो बाह्य चर जो है हमारे वो क्या करते हैं, यहाँ पर इफ़ेक्ट करते हैं। किस पर इफ़ेक्ट करते हैं, तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखिए, दोनों के यहाँ पर इफ़ेक्ट होती है तो हमें ये नहीं पता चलता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इन दोनों में से किन का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, तो हम जब ऐसी स्थिति में अगर कोई भी रिसर्च करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमें अच्छे से ज्ञात नहीं हो पाएगा कि इनमें से किसका प्रभाव इस पर पड़ा है, ओके। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो प्रसरण होते हैं तो उनको नियंत्रित करना पड़ता है, यानी कि जो वेरिएंस होते हैं उनको क्या किया जाना पड़ता है, उन्हें नियंत्रित कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल प्रक्रिया के नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में शोध अभिकल्प 3 तरफ के प्रसरणों के क्रमबद्धीकरण पर बल डालता है। यानी कि यहाँ पर जो रिसर्च डिजाइन है वो 3 तरह के प्रसरणों के क्रमबद्धीकरण यानी कि सिस्टेमेटिकली पर यहाँ पर वो बल डालता है। यानी कि ये जो 3 तरह के प्रसरण हैं, वेरिएंस है, उन पर ये बल, इसके आधार पर क्या किया जाता है कि नियंत्रण की प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया जाता है, ओके। तो चलिए देखते हैं। प्रयोगात्मक प्रसरण की उच्चतम सीमा प्राप्त करना, दूसरा है बहिरंग प्रसरण को नियंत्रित करना, और तीसरा है त्रुटि प्रसरण को कम से कम करना। यानी कि प्रयोगात्मक प्रसरण की उच्चतम सीमा प्राप्त करना, उसका मतलब क्या है, हम इन तीनों को डिटेल में जानते हैं। चलिए, चलिए दोस्तों, शोध प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढना, ओके। तो ये हमारा सबसे पहला पर्पस था, ओके। तो देखिए, शोधकर्ता शोध डिजाइन के आधार पर शोध समस्याओं या प्रश्नों का एक वैध का मतलब है वैलिड का मतलब क्या होता है, जिसके लिए जिन बातों को हमें मापना है और उन्हीं बातों को अगर हम मापते हैं तो उन्हें कहते हैं वैलिड, ओके। और तथा वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह रखे बिना ही हम उसे रिसर्च में उसका रिसर्च करते हैं, ओके। तो उसे कहेंगे वस्तुनिष्ठ, ओके। तो उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है, ओके। शोध अभिकल्प शोध में सम्मिलित किए गए चरों के संबंधों को अध्ययन करने की एक परियोजना होती है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि चरों के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसका यहाँ पर अध्ययन करने की एक क्या होती है, परियोजना, यानी कि प्लान किया जाता है, ओके। एक तरह से शोध योजना शोधकर्ता को यह बतलाती है कि उसे किस ढंग का प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए तथा प्रेक्षण से प्राप्त परिमाणात्मक तथ्यों का विश्लेषण कैसे करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि शोध योजना जो होती है, हमारी जो रिसर्च डिज़ाइन होती है, वो हमें क्या बतलाती है कि जो रिसर्चर है उसे किस तरीके का किस ढंग से उसे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए
और ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी हमें आंकड़े प्राप्त परिमाणात्मक तथ्य यानी कि क्वांटिटेटिव फैक्ट्स जो हमें पता चलते हैं उनका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए, उन सारी बातों को हमें यहाँ पर पता चलती है। यानी कि देखिए ऑब्जर्वेशन की यहाँ पर जो रिसर्च डिज़ाइन है वो हमें ये भी बताती है कि ऑब्जर्वेशन की संख्या कितनी होनी चाहिए, कौन से चर सक्रिय चर है यानी कि एक्टिव वेरिएबल है, और कौन से चर गुणचर यानी कि एट्रीब्यूट वेरिएबल है, और सक्रिय चर में अगर जोड़ तोड़ कैसे किया जा सकता है, इन सारी बातों का यहाँ पर हमें रिसर्च डिज़ाइन में पता चलता है। ओके, और रिसर्च डिज़ाइन जो रिसर्चर का जो ऑब्जर्वेशन है उनका जो एनालिसिस है उनकी प्रक्रियाओं का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। ओके, तो उन्हें जो शोध प्रश्नों का अंतिम सही और जो वैध यानी कि वैलिड हल ढूंढने में वो रिसर्चर को क्या करता है, मदद करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रसरण को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल वेरिएंस। ओके, इसे क्या कहते हैं, टू कंट्रोल वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस को किस तरीके से नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो शोध अभिकल्प का तकनीकी उद्देश्य विभिन्न तरह के प्रसरण को नियंत्रित करना होता है। यानी कि शोध डिजाइन यानी कि रिसर्च डिज़ाइन है उसका टेक्निकल पर्पस ये है कि जो विभिन्न तरह के जो वेरिएंस होते हैं उनको क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना होता है। ओके, ये उसका टेक्निक पर्पस है। शोध अभिकल्प का ये उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कोई शोध अभिकल्प असमर्थ है तो वह अपने पहले उद्देश्य की भी प्राप्ति सही अर्थों में नहीं कर पाता है। देखें यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो रिसर्च डिज़ाइन है उसमें ये जो तकनीकी जो पर्पस है यानी कि जो प्रसरण को नियंत्रित करने वाला जो उसका उद्देश्य है, अगर उन उद्देश्य की अगर यहाँ पर प्राप्त करने में रिसर्च डिज़ाइन असमर्थ रहती है तो वह क्या करेगी, अपने आगे का जो पहला उद्देश्य था उसकी भी प्राप्ति सही अर्थों में नहीं कर पाती। यानी कि पहला उद्देश्य उसका क्या था, तो शोध प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढना। तो यहाँ पर अगर इसमें वो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में अगर वो असमर्थ रहती है तो वो अपना पहला उद्देश्य भी अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाती। ओके, रिसर्च डिज़ाइन एक नियंत्रण की प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। देखिए रिसर्च डिज़ाइन है वो नियंत्रण की प्रक्रिया के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इस नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में शोध अभिकल्प 3 तरह के प्रसरणों को क्रमबद्धीकरण पर बल डालता है, जो मैंने आपको अभी आगे बताया कि वो क्या करता है, नियंत्रण जो प्रसरण जो वेरिएंस होते हैं उनको अगर नियंत्रण करना है तो उनके लिए रिसर्च डिज़ाइन है वो 3 बातों पर बल डालता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उनमें से पहलू है कि प्रयोगात्मक प्रसरण की उच्चतम सीमा यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। ओके, तो जो प्रयोगात्मक प्रसरण होता है उसकी क्या है, उच्चतम सीमा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखते हैं। प्रयोगात्मक प्रसरण जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस से तात्पर्य आश्रित चर में उत्पन्न किए गए वैसे प्रसरण से होता है जिसे शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उत्पन्न करता है। देखिए जब भी रिसर्चर होता है वो अपनी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें वो जब जोड़ तोड़ करता है उस समय ये जो प्रयोगात्मक प्रसरण होते हैं वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। ओके, शोधकर्ता कोशिश करता है कि वह अपने शोध में प्रयोगात्मक प्रसरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ा दी ताकि उस शोध से अधिक वस्तुनिष्ठ तथा वैध आंकड़ा प्राप्त हो सके। देखिए यहाँ पर रिसर्चर की कोशिश ये रहती है कि वो अपनी जो शोध है उसमें वो क्या करे, प्रयोगात्मक प्रसरण जो है उसकी जो सीमा है वो उच्चतम सीमा तक उसे बढ़ा दे ताकि शोध से अधिक वस्तुनिष्ठ, और वस्तुनिष्ठ का मतलब होगा ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ऑब्जेक्टिव और
जो वैध यानी कि वैलिड आंकड़े हमें प्राप्त हो, यानी कि वैलिड डाटा हमें प्राप्त हो सके। ओके, तो उसके बाद देखते हैं प्रयोगात्मक प्रसरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए शोधकर्ता इस ढंग का शोध विकल्प तैयार करता है कि जिसमें विभिन्न प्रयोगात्मक अवस्थाएं एक दूसरे से अधिक मात्रा में भिन्न रह सके। देखिए यहाँ पर रिसर्चर क्या करेगा कि वो रिसर्च डिज़ाइन इस तरीके से तैयार करेगा जिसमें वो विभिन्न तरह की प्रयोगात्मक अवस्थाएं बनाएगा और उन अवस्थाओं को एक दूसरे से अधिक मात्रा में भिन्न रह सके ऐसी वो कोशिश करेगा। ओके, चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर ही मैं बता देती हूँ। चलें, तो मान लीजिए कि रिसर्चर ये जानना चाहता है कि रोशनी की स्तर का प्रभाव व्यक्ति की कार्यक्षमता पर क्या पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, रोशनी के स्तर का प्रभाव व्यक्ति की कार्यक्षमता पर क्या पड़ता है। ओके, क्या पड़ता है। देखिए ये रिसर्चर है, शोधकर्ता है, ये जानना चाहता है कि रोशनी के जो स्तर होते हैं उनका प्रभाव व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उस पर कैसा पड़ता है, यानी कि क्या पड़ता है, उनका प्रभाव क्या पड़ता है। ओके, ये वो रिसर्चर जानना चाहता है। तो अब ऐसी कंडीशन में रिसर्चर क्या करेगा, जब उसे प्रयोगात्मक प्रसरण की उच्चतम सीमा तक जाना है तो वो क्या करेगा, वो 3 ग्रुप्स में 3 अवस्थाएं बनाएगा। ओके, ये क्या करेगा, वो 3 अवस्थाएं बनाएगा। तीनों अवस्था में थोड़े थोड़े लोग ले लेंगे। मान लीजिए उसने 20-20 लोग ले लिए। ओके, ये 20-20 उसने लोग ले लिए। अब वो क्या करेगा, तो यहाँ पर वो ज़्यादा रोशनी, यहाँ पर ये कमरा है उसमें वो क्या करेगा, ज़्यादा रोशनी डालेगा। ओके, और यहाँ पर इस कमरे में वो क्या करेगा, मध्यम रोशनी डालेगा। ओके, और यहाँ पर वो कमरे में कैसी रोशनी लगाएगा, तो वो निम्नतम की रोशनी लगाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों और इन दोनों, तो ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंट दिखने को मिलेगा, हमें अंतर दिखने को मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, वो हमें ज़्यादा दिखने को मिलेगा। जब हमें अंतर ज़्यादा दिखने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम कह सकते हैं कि रोशनी की कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि रिसर्चर है वो इसे 3 ग्रुप्स में नहीं बांटता है लेकिन 10 ग्रुप में बांटता है। क्या करता है, 10 ग्रुप में बांटता है इस तरीके से। तो वो 10 ग्रुपों में बांटता है तो 10 ग्रुपों में रोशनी वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, इसी तरीके से वो कम कम करता जाएगा। तो 10वें कमरे तक वो एकदम स्लो रोशनी तक आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो भी अंतर आएगा वो कैसा आएगा, वो नज़दीकी अंतर होगा। तो नज़दीकी अंतर में हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि रोशनी की कार्यक्षमता पर कोई असर पड़ रही है या नहीं पड़ रही। ओके, तो इसीलिए प्रयोगात्मक प्रसरण की उच्च सीमा, जो उच्चतम सीमा होती है, उसमें क्या होती है, जो प्रयोगात्मक स्थितियाँ होती है वो किस तरीके की रखी जाती है, तो एक दूसरे से अधिक मात्रा में वो कैसी होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। यहाँ पर 3 लेवल है तो यहाँ पर इजीली हम अच्छे से पता कर पाएंगे कि यहाँ पर रोशनी की कार्यक्षमता पर असर पड़ रही है या नहीं पड़ रही। ओके, यहाँ पर क्या है, दो ग्रुपों के बीच जब आप अंतर निकालेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस दिखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरीके का ये जो था, जो विभिन्न प्रयोगात्मक अवस्था है उसमें क्या किया जाना चाहिए, एक दूसरे से अधिक मात्रा में वो अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए। ओके, चलिए
अब आते हैं बहिरंग प्रसरण को नियंत्रित करना। देखिए बहिरंग प्रसरण, अब देखिए बहिरंग का मतलब क्या होता है कि जो बाह्य जो चर होते हैं जिनका हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई भी प्रभाव देखना नहीं है, यानी कि रिसर्चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका ही प्रभाव वो क्या चाहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पड़े यही चाहता होता है। लेकिन कुछ चर ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन कुछ चर ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग करता होता है वो जो रिसर्चर होता है वो ये चाहता है कि ये मान लीजिए ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। तो इन तीनों का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, तो रिसर्चर ये चाहता है कि मुझे यही चर का क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट हो रहा है यही जानना है। तो वो क्या करेगा, ये जो दोनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हुए भी इसे हम कह देंगे बहिरंग चर, ओके, यानी कि बाह्य चर इसे हम कह देंगे, ओके। तो इन दोनों को नियंत्रित करना पड़ता है, तो इनके जो प्रसरण होता है उनको क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। तो एक ये भी उसका उद्देश्य रहता है। चलिए देखते हैं। बहिरंग चरों को इसलिए नियंत्रित किया जाता है ताकि उससे उत्पन्न प्रसरण की मात्रा पर क्या किया जाए, रोक लगाया जा सके, ओके। मैंने बताया ना कि उनकी जो तो हमें सिर्फ इसकी ही इफ़ेक्ट जाननी है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे, ओके। इस पर क्या करेंगे, रोक लगा देंगे ताकि इसकी जो इफ़ेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर ना पड़े, ओके। चलिए, बहिरंग चरों को नियंत्रित करने के लिए कुछ विधियां हैं। देखिए बहिरंग जो चर है उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ विधियां हैं, उन विधियों को देखते हैं। तो विलोपन, यहाँ पर क्या किया जाता है, विलोपन का मतलब है दूर किया जाना, कर दिया जाए यानी हटाया जाए, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर मान लीजिए, देखिए ये जो टीचर है, टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ओके। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रोड पर स्कूल है और यहाँ से जो भी साधन चल रहे हैं तो उन साधनों की यहाँ पर आवाज़ आ रही है, ओके। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई रिसर्चर ये जानना चाहेगा कि टीचर जो है, ये मान लीजिए आपका टीचर है, ओके। तो ये जो टीचर है, ये टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस पद्धतियों से जो टेक्निक के साथ वो पढ़ा रहा है उसकी इफेक्ट बच्चों के सीखने पर पड़ रही है या नहीं पड़ रही, ओके। ऐसे टाइम में क्या होता है, टीचर अपना कार्य कर रहा होता है और यहाँ पर रोड पर से जो साधन चल रहा है उसकी हॉर्न बज रही है, यानी कि उसकी आवाज़ जा रही है यहाँ तक, यानी कि कमरे तक जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा और जो बाहरी आवाज़ पर उसका ध्यान ज़्यादा जाएगा। अब जब वो बाहरी आवाज़ पर उसका ध्यान जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे की जो पढ़ने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि वो सीखने की गति उसकी कम हो जाएगी और उसे टीचर की कोई भी बात अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी, ओके। तो ये जो हमारा होगा, ये जो बाहरी वॉइस है वो हमारा क्या हो गया, बहिरंग चर हो गई, यानी कि बाह्य चर हो गया, ओके। तो इन चरों को हमें अगर नियंत्रित करना है, हमें ये देखना है कि इस कमरे में ये बाहरी आवाज़ जो है, बाहरी वॉल्यूम है वो कमरे में ना आए, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो रिसर्चर क्या करेगा, उस कमरे को ध्वनि रहित बना देगा, ध्वनि निरोधी बना देगा, यानी कि ध्वनि निरोधी बना देगा, उसे हम कहते हैं साउंड प्रूफ, ओके। तो साउंड प्रूफ कमरा जब लगा देते हैं तो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है। जैसे कि मान लीजिए आप थिएटर में पिक्चर देखने जाते हो ना, थिएटर में आप जाते हो ना, थिएटर में आप फिल्म देखने, मूवी देखने जाते हो। तो देखिए मूवी देखने आप थिएटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बाहरी आवाज़ आपको नहीं आती है ना। अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो अगर रोड पर होटल है तो वहाँ पर हॉर्न बज रहे होंगे, कोई व्हीकल जाते होंगी तो उसकी आवाज़ होटल में बैठे होंगे तो भी आपको आएगी, है ना। लेकिन थिएटर में जब जाएंगे, हाईवे पर थिएटर भी होगा
तब भी बाहरी आवाज़ आपको अंदर नहीं आती है और आप आराम से मूवी देख सकते हैं ना। तो इसका कारण क्या होता है, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ की जो दीवारें होती है वो ध्वनि निरोधी बनाई जाती, यानी कि साउंड प्रूफ बनाई जाती, यानी बाहर की जो आवाज़ होती है वो हमारे अंदर तक नहीं आती। ओके, तो हमारे अंदर की ही जो आवाज़ है वो हमारे तक रहती है और हम अंदर की आवाज़ भी बाहर नहीं जाती है ना। वरना तो मूवी चलती होगी अगर जो ध्वनि निरोधी वो दीवारें ना होती तो क्या होता, आप खुद ही सोचिए कितना वॉल्यूम वहाँ पर होता है थिएटर में, कितना ज़ोर शोर से बोलता है ना। तो वहाँ पर उसकी आवाज़ जो रोड पर जाएगी तो उसके आसपास रहने वाले लोग तो डेली पूरे दिन डिस्टर्ब होते जाएंगे ना। लेकिन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्या, क्योंकि उनकी जो दीवारें होती है वो साउंड प्रूफ रखी जाती है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएंस है, वही रंग चर है, उनको क्या किया जाता है, उनका विलोपन किया जाता है। इस तरीके से उसको क्या किया जाता है, विलोपन करके उसकी जो भी उसका प्रभाव पड़ता है उसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ओके, उसके बाद स्थिरता। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर स्थिर किया जाता है। कोई भी वेरिएंस होते हैं, जो बाह्य वेरिएंस होते हैं, उसे क्या किया जाता है, उसे स्थिर किया जाता है। मान लीजिए कि किसी एक एग्जाम्पल ले लेते हम, चलिए यहाँ पर एक ऐसा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, मुझे एग्जाम्पल याद करने दीजिए। मान लीजिए कि आप कुछ लोगों पर प्रयोग करना चाहते, तो आपने यहाँ पर 2 ग्रुप बना लिए। ओके, अब दोनों ग्रुप आपने बनाए तो इनमें क्या होता है कि एक ग्रुप को आपने इन कमरे में बिठाया और एक ग्रुप को आपने यहाँ पर दूसरे कमरे में बिठाया। चलिए एक एग्जाम्पल हमारा ही ले लेते हैं, हम अच्छे से समझ सके। चलिए आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ओके, तो आप इस कमरे में, आपका एग्ज़ाम का आपका नंबर है, इस कमरे में आया। मान लीजिए कमरा ए है और ये कमरा बी है, ओके, और ये कमरा सी है। तो ये तीनों मान लीजिए आप 3 फ्रेंड्स थे और तीनों के अलग अलग कमरे में नंबर आए हैं। तो आप यहाँ पर है, आपका दोस्त यहाँ पर है और आपका दूसरा दोस्त है वो यहाँ पर है। तो हर एक कमरे अलग अलग है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो भी अलग है, यहाँ की दीवारें भी अलग है, यहाँ की दीवारें भी अलग है। अब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, यहाँ पर बेंचेस भी अलग है, यहाँ पर भी बेंचेस से अलग है, ओके, यहाँ पर भी बेंचेस से अलग है। तो यहाँ पर ये जो कमरा है वो ठंडा है, यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल सी गर्मी बनी रहती है क्योंकि वहाँ पर धूप ज़्यादा जो खिड़की से आ रही होगी और यहाँ पर ज़्यादा धूप लग रही होगी। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ पर जब स्थिरता बनाए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर भी यहाँ जो रूम का, कमरे का जो वातावरण है वो एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट है उसकी एग्ज़ाम पर इफ़ेक्ट करने वाला है। ओके, अगर कमरा अच्छा है, बढ़िया है, हमें अच्छा फील होता है तो हम अच्छे से जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर अच्छे से हम याद भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होगा तो हमें अच्छा फील नहीं होगा, उसके कारण हमें कुछ आता होगा तो भी हम नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो रिसर्चर होगा तो वो क्या करेगा, एक ही कमरे में सबको क्या करेगा, बिठाएगा। एक ही कमरे में जब सबको बिठाएगा और फिर जब वो रिसर्च करेगा, वहाँ पर प्रयोग करेगा, तो उसकी इफ़ेक्ट सब पर कैसी होगी, अच्छी होगी। यानी कि माना जाए कि यहाँ पर एक ही कमरे में आप सब बैठे हैं
तो आप सभी की जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो कैसा होगा, वो अच्छा बढ़िया बनेगा। ओके, यानी कि यहाँ पर जो बाह्य चर जो होते हैं, बाह्य वेरिएंस जो होते हैं, उन वेरिएंस की इफ़ेक्ट जो है वो आप पर जो पड़ेगी वही आपके दोस्त पर पड़ेगी और आपके दूसरे दोस्त पर भी पड़ेगी। यानी कि आप तीनों पर जो इसके कमरे की जो इफ़ेक्ट बन रही थी, ये जो 3 कंडीशन में, वो कंडीशन में से यहाँ पर अगर एक ही कमरे में तीनों को रखा जाएगा तो आप तीनों पर उसकी असर कैसी होगी, एक जैसी होगी। यहाँ पर तीनों पर असर कैसी हो रही थी, अलग अलग हो रही थी। तो यहाँ पर सबके पर एक ही असर होगी। यानी कि हमने क्या किया, वो जो वेरिएंस है उन्हें क्या कर दिया, हमने नियंत्रित कर दिया। ओके, यानी कि उसे स्थिर कर दिया। ओके, यानी कि इसका प्रभाव अगर आप पर पड़ भी रहा है तो तीनों में सेम पड़ेगा। ओके, तो इसके माध्यम से इस तरीके से हम वेरिएंस को स्थिर करते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब संतुलन करना, तो चलिए संतुलन का मतलब क्या है। तो संतुलन का मतलब है कि हम जहाँ पर हम कोई वेरिएंस ऐसे हैं, जो कोई चर ऐसे हैं जिन्हें हम नियंत्रित करने की कोशिश करें और उसे स्थिर करने की कोशिश करें तो स्थिर नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे संतुलित यानी कि बैलेंसिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा उसका। ओके, तो बैलेंसिंग किस तरीके से किया जाएगा। ओके, तो 2 परिस्थितियों में बैलेंसिंग किया जाता है। जब शोधकर्ता होता है वो वही रंग चरों पर की पहचान करने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। उसे खुद से नहीं पता होता है कि कौन से वेरिएंस और देखिए यहाँ पर आईवी में यहाँ पर लिख रही हो कि थोड़ा सा इसे हटा देती। चले, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है उसे पता नहीं है कि इनमें से जो वही रंग चर कौन से हैं और कौन से चर ऐसे हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा मेनली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अलावा कौन से ऐसे वेरिएंस है जो वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट करता है, ये शोधकर्ता को पता नहीं होता है। ये पहली कंडीशन हो गई, यानी कि पहली परिस्थिति हो गई। ओके, अब दूसरी परिस्थिति क्या होती है कि शोधकर्ता को पता होता है कि ये जो वही रंग चर है, वो बाह्य चर है, वो यहाँ पर इफ़ेक्ट कर रहा है और उसे नियंत्रित करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ विशेष कदम उठाएगा। ओके, तो इस तरीके से 2 कंडीशन में वो क्या करेगा, संतुलन करेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 पहली कंडीशन में हम देखते हैं, संतुलन में देख रहे हो कि पहली कंडीशन में क्या होता है कि 2 वेरिएबल जो एक्सटर्नल वेरिएबल है, यानी कि जो वही रंग चर है वो 2 है। ओके, कितने, 2 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1 है। ओके, अब देखिए इंडिपेंडेंट में जो भी जोड़ तोड़ कर किया जाता है उनमें किसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है, ये शोधकर्ता को पता नहीं होता है। तब जाकर शोधकर्ता क्या करता है, तो शोधकर्ता यहाँ पर क्या करेगा कि ये दोनों जो होता है, सॉरी, चलिए अब देखिए ये क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनको दो भागों में, यानी कि प्रायोगिक समूह और नियंत्रित समूह के 2 भागों में समूह को बांट देगा और वो क्या करेगा, ये जो दोनों चर है
उनके उन दोनों को तो यहाँ पर रखेगा ही, ओके। और एक में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पर प्रयोग है एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है, और ये हमारा क्या है कंट्रोलिंग ग्रुप है। तो एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है उसमें वो क्या करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखेगा, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं देगा। तो इसके आधार पर क्या होगा, हमें इफेक्ट जानने को मिल जाएगी कि यहाँ पर जो भी इफेक्ट होने वाली है, जो नियंत्रित समूह है उसमें जो इफेक्ट हो रही है उसके कारण ये दोनों चर हैं। तो इस तरीके से वो इन दोनों ग्रुपों इन दोनों वेरिएबल्स को जानेगा और वो उन दोनों पर क्या करेगा नियंत्रण कर पाएगा, ओके। तो इस तरीके से वो बैलेंसिंग करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि उसे ज्ञात है कि मुझे इन दोनों ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या कर रहा है इफेक्ट कर रहा है, ओके। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कि प्रयोग करता है वो दो ग्रुपों में प्रयोग कर रहा है, ओके। तो अब उसे पता चलता है कि ये जो उम्र का जो वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, जिसकी मुझे यहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं देखनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर इसकी इफ़ेक्ट मुझे नहीं देखनी है, फिर भी इसकी इफ़ेक्ट पड़ रही है। तो वो क्या करेगा, उम्र के आधारित दोनों समूह में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 14 से 16 वर्ष के लोग लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा 14 से 16 वर्ष के उम्र के लोग लेंगे, यानी कि वो क्या करेगा दोनों में संतुलन बना देगा, ओके। तो इस तरीके से वो क्या करता है बैलेंसिंग करता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रति संतुलन के बारे में। तो यहाँ पर ऐसे चरों को के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है जिनमें एक से अधिक प्रयोगात्मक अवस्थाएं होती, यानी कि एक से अधिक जो परिस्थितियाँ होती है अवस्थाएं होती है, तो एक से अधिक होती है, ओके। तो जब एक से अधिक अवस्थाएं बनती हैं तब जाकर क्या होता है कि प्रति संतुलन करना आवश्यक हो जाता है, ओके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कोई रिसर्चर है वो प्रयोग करना चाहता है, तो पहले वो 10 लोगों को ले लेता है और उन 10 लोगों को ये 3 कंडीशन में उसने रख दिया। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पर उन पर प्रयोग करेगा, यहाँ पर प्रयोग करके वो दूसरी अवस्था में उसका प्रयोग करेगा, दूसरी अवस्था में प्रयोग करने के बाद वो क्या करेगा तीसरी अवस्था में प्रयोग करेगा। जब उसने यहाँ पर जो भी प्रयोग किया, ओके, तो वही प्रयोग यहाँ पर दूसरी अवस्था में भी वही प्रयोग करेगा और तीसरी अवस्था में भी वो वही प्रयोग तो वही होगा, ओके, लेकिन अवस्थाएं अलग अलग होगी, ओके। तो वो यहाँ से यहाँ पर इस अवस्था में प्रयोग करके उन 10 लोगों पर यहाँ पर दूसरी अवस्था में प्रयोग करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो दोनों में प्रयोग की जो कंटेंट है वो सेम होते हैं तीनों में, ओके। तो कोई भी होगा वो पहले यहाँ पर देख लेता है, अगर उसे पता चल जाता है कि इस तरीके का हम पर प्रयोग हो रहा है, ओके, तो उसके यहाँ पर उसे आंसर अगर देखने उसने जो भी अभ्यास किया होगा उसी अभ्यास का प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पर से उसने जो भी कुछ सीखा है उसकी इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ेगी। कैसे, तो यहाँ पर अगर उसने अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है, तो यहाँ पर वो इजीली किसी भी बात को बता पाएगा, ओके। तो उसे यहाँ पर कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो ये एक अभ्यास का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, ओके। फिर दूसरा प्रभाव थकान की वजह से, मान लीजिए कि यहाँ से वो सीख कर आया, ओके, लेकिन वो थक जाता है, तो यहाँ पर उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। देखिए अभ्यास के प्रभाव में क्या होगा, यहाँ पर सीख कर आए तो यहाँ पर उसका जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ के लेवल पर यहाँ ज़्यादा बन जाएगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बन जाएगा, ओके, तीसरी अवस्था में। तो इसी तरीके से हर अवस्था में अभ्यास का प्रभाव पड़ता है, फिर थकान का प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पर से वो सीख कर आया तो यहाँ पर वो थक जाता है, तो इस अवस्था में वो क्या होता है कि उसकी थकान की वजह से उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है और यहाँ पर वो ज़्यादा थक जाता है तो उसका परफॉर्मेंस सबसे कम हो जाता है। तो इस तरीके की जब कंडीशन बनती है तब हमें प्रति संतुलन करना पड़ता है।
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो 10 प्रयोज्य हैं उन्हें हम 5-5 लोगों में बांट देंगे। ओके, और 5-5 लोगों में बांटकर उन पर क्या करेंगे, हम उन पर प्रयोग करेंगे। ओके, तो जब पहली अवस्था में 5 लोगों के हम जब रखेंगे तो उनका जो हमें प्राप्तांक मिलेगा, उन प्राप्तांकों का और दूसरे जो 5 लोग हैं उन लोगों के प्राप्तांकों के बीच का अंतर हम निकाल पाएंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसमें संतुलन करेंगे। ओके, और उस संतुलन करके जो अभ्यास का प्रभाव पड़ रहा था, थकान का प्रभाव पड़ रहा था, उस पर हम क्या करेंगे, नियंत्रण लाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 5वीं विधि है बहिरंग चर को स्वतंत्र चर के रूप में बदलना। अब कुछ ऐसे चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं कि जिनको हम नियंत्रित नहीं कर पाते, तो ऐसे चरों को हम क्या कर पाएंगे, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदल देंगे। क्या करेंगे, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदल देंगे। किस तरीके से हम उसे बदल सकते हैं, तो मान लीजिए कि किसी अल्कोहल का प्रभाव हमें जानना है कि किसी मान लीजिए कुछ 20 प्रयोज्य हमने ले लिए और इन 20 प्रयोज्यों पर हमें एक प्रयोग करना है और हमें ये जानना है कि अल्कोहल की उनकी जो टाइपिंग की गति होती है, उन टाइपिंग की गति पर क्या इफ़ेक्ट होती है, अल्कोहल की टाइपिंग की गति पर क्या इफ़ेक्ट होती है। अगर ये जानना है तो रिसर्चर क्या करेंगे, तो रिसर्चर इन लोगों को और 2 ग्रुप में उसे बांट देगा। ओके, यहाँ पर 2 ग्रुपों में बांट देगा। अब देखिए, ये वाला ग्रुप है और ये बी वाला ग्रुप है। ए वाले ग्रुप में क्या करेगा कि 2 घंटे पहले अल्कोहल दिया जाएगा और उसके बाद उन लोगों को टाइपिंग करने को बोला जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में दूसरे ग्रुप में क्या होगा, इन्हें अल्कोहल नहीं दिया जाएगा और उन्हें टाइपिंग करने को बोला जाएगा। ओके, तो ये 2 कंडीशन बन गई। लेकिन फिर भी इन दोनों ग्रुपों में कोई वेरिएबल है जो उन पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो ये है कि इस ग्रुप में जो भी टाइपराइटर है वो विद्युत की है। ओके, और ये जो यहाँ पर जो टाइपराइटर है वो कैसे नॉर्मल है। तो यहाँ पर इसकी इफ़ेक्ट यहाँ पर भी हो रही, इसकी इफ़ेक्ट यहाँ पर भी होने वाली। तो अब रिसर्चर क्या करेगा, तो इसी ग्रुप में से 2 पार्ट करेगा। यानी कि ये जो ए ग्रुप था ना, उस ए ग्रुप में से वो क्या करेगा, 2 ग्रुप बनाएगा। ये ग्रुप वाला था, उसमें से उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, यानी कि A1 और यहाँ पर A2। ओके, और इसी तरीके से बी ग्रुप वाले थे, उनका भी वो क्या करेगा, 2 पार्ट बनाएगा। ओके, ये बी ग्रुप वाले। अब देखिए, यहाँ पर उसने B1 एंड B2। ओके, ये दोनों ग्रुप बन गए। अब इनमें रिसर्चर क्या करेगा, ये जो A1 वाले ग्रुप वाले हैं उन्हें क्या करेगा, वो अल्कोहल 2 घंटे पहले देगा और टाइपिंग की यहाँ पर गति देखेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर अल्कोहल नहीं देगा और यहाँ पर टाइपिंग की गति देखेगा। देखिए, यहाँ पर अल्कोहल देगा, यहाँ पर अल्कोहल नहीं देगा। इसी तरीके से यहाँ पर B1 में वो क्या करेगा, अल्कोहल देगा और यहाँ पर नहीं देगा। और इस तरीके से वो इन सब का क्या करेगा, प्रभाव देखेगा और उसके आधार पर वो क्या करेगा, जो वेरिएंस है, बाहरी वेरिएंस थे उनको उन्हें क्या किया, स्वतंत्र चर के यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में उसने क्या कर दिया, उसे ऐड कर दिए। यानी कि ये जो टाइपराइटर था हमारा, जो बाहरी चर था वो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो टाइपराइटर को यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर एक विद्युतीय, ये दोनों विद्युतीय हो गए और ये सामान्य हो गए, है ना। तो दोनों पर यहाँ पर देखिए अल्कोहल की इफ़ेक्ट देखी गई, यहाँ पर अल्कोहल की इफ़ेक्ट नहीं देखी गई। ओके, यहाँ पर अल्कोहल दिया गया, यहाँ पर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जो टाइपराइटर थे, जो 2 प्रकार के टाइपराइटर थे, जो बाह्य चर थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया गया, यानी कि स्वतंत्र चर में उसे बदल दिया गया, ताकि उसकी जो इफ़ेक्ट थी डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ती थी वो वहाँ से नियंत्रित कर दी जाए। ओके, तो इस तरीके से बहिरंग चर को स्वतंत्र चर के रूप में बदल दिया जाता है। ओके, और लास्ट वाला हमारा है यादृच्छिककरण।
तो यादृच्छिकरण का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जहाँ पर किसी के चुने जाने की संभावना कैसी हो, बराबर बराबर हो। ओके, तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि यहाँ पर मैंने लिए 50 स्टूडेंट है क्लास में और मुझे 30 बच्चों की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, 30 चिट्ठियाँ बनाऊँगी और 30 चिट्ठियों को क्या करूँगी, एक डिब्बे में रख दूँगी और इस डिब्बे में से मैं इस डिब्बे में से 30 चिट्ठियों को निकालूंगी। ओके, यानी कि मैं यहाँ पर 50, चलिए मान लीजिए यहाँ पर 30 स्टूडेंट मुझे लेने हैं, 50 चिट्ठियाँ बनाऊंगी, उनमें से मैं कितनी चिट्ठियों को निकालूंगी, मुझे 30 बच्चे चाहिए तो 30 चिट्ठियाँ निकालूंगी। अब 30 चिट्ठियाँ किसकी होगी वो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पर 50 में से मैंने 30 चिट्ठियाँ ली हैं, तो वो 30 चिट्ठियाँ हैं किसकी होगी, किस बच्चे की होगी, वो किसी को भी पता नहीं होता, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, किसी की भी चिट्ठी आ सकती है। ओके, तो ये क्या हुई, समान रूप से हमने उसको चुना है। ओके, तो इसी को हम कहेंगे यादृच्छिकरण। तो इस तरीके से हम यादृच्छिकरण करके भी इस तरीके से हम यादृच्छिकरण करके भी क्या कर सकते हैं, जो वेरिएंस है, बाहरी वेरिएंस है, उसे क्या करेंगे हम, उस पर नियंत्रण ला सकेंगे। और इस तरीके से उन सभी छात्रों को हम उनकी जो भी यादृच्छिकरण के रूप में हम लेकर उन पर प्रयोग करके उनकी जो, मान लीजिए वो 30 बच्चे भी मैंने कैसे लिए, तो उनकी उम्र भी समान थी, उनकी बुद्धि भी समान थी, यानी कि जो भी बाहरी वेरिएंस जो है उनको एक समान बनाया जाता है, यादृच्छिक किया जाता है, यादृच्छिक करके वहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो बहिरंग चर है उन्हें इन विधियों के माध्यम से क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं त्रुटियों के प्रसरण को कम से कम करना। देखिए वहाँ पर त्रुटियों का प्रसरण जो बनता है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो त्रुटि प्रसरण वैसे प्रसरण को कहा जाता है जो प्रयोग या शोध में वैसे कारकों से उत्पन्न होते हैं जो प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता के नियंत्रण से सामान्यतः बाहर होते हैं, यानी कि शोधकर्ता जिसे नियंत्रण करना चाहते हैं उनसे भी बाहर की जो भी कारक होते हैं उसे हम कहते हैं त्रुटि प्रसरण। ओके, इनमें कुछ कारक ऐसे होते हैं जो प्रयोजकों वैयक्तिक विभिन्नता जैसे कि अभिक्षमता, ध्यान, आवश्यकता आदि से संबंधित होते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्यतः मापन की त्रुटियां कहा जाता है। ओके, ऐसे कारकों में एक प्रयास से दूसरे प्रयास में होने वाली अनुक्रियाओं में क्या आती है, विभिन्नता, प्रयोजक द्वारा अनुमान लगाना, ध्यान भंगता, थकान, मानसिक ऊब, क्षणिक स्मृति, भूल आदि यहाँ पर प्रदान होती है। ओके, तो ये थी त्रुटि प्रसरण के लिए ये जिम्मेदार होते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि त्रुटि के जो प्रसरण होते हैं उसे कम से कम करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। त्रुटि प्रसरण में दो तरह की विशेषता पाई जाती है। तो त्रुटि प्रसरण का स्वरूप आत्मपूरक होता है क्योंकि इस ढंग का प्रसरण कभी धनात्मक होता है तो कभी क्या होता है, नकारात्मक होता है। ओके, तो इस तरीके से उसका धनात्मक तथा नकारात्मक होने से इस ढंग की त्रुटि एक दूसरे को क्या करती है, काट करती है। और इसके शायद वही कारण है कि यदि कई प्रयासों तक हम मापन करेंगे तो उन मापनों में हमें त्रुटियों का जो माध्य मिलता है वो कैसा मिलता है, हमें शून्य मिलता है। ओके, त्रुटि प्रसरण का स्वरूप अपूर्व कथनीय होता है क्योंकि वो यादृच्छिक त्रुटियों पर आधारित होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अपूर्व कथनीय से ये तात्पर्य होता है कि प्रयोगकर्ता यह नहीं पहले से बतला सकता कि अमुक प्रयास में त्रुटि की दिशा धनात्मक होगी या
ऋणात्मक होगी। ओके, और अब ये त्रुटि प्रसरण को अगर कम करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रयोग या शोध होता है उसे काफ़ी नियंत्रित अवस्था में किया जाए, तब जाकर हम उन त्रुटियों के प्रसरण को कम कर सकते हैं। दूसरा कि प्रयोग में विश्वसनीय मापनी और विश्वसनीय परीक्षणों का उपयोग किया जाना चाहिए, और यहाँ पर जो यादृच्छिक चढ़ाव उतार भी नहीं होना चाहिए। ओके, तब जाकर हम त्रुटियों को कम कर सकते, तो तब जाकर हम त्रुटियों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम त्रुटि प्रसरण को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जो रिसर्च डिज़ाइन होती है उनकी जो 3 तकनीकी उद्देश्य थे, जो टेक्निकल पर्पस थे, उनको हम क्या करेंगे, उनमें से पहला और दूसरा जो उद्देश्य था वो तीसरे उद्देश्य यानी कि जो त्रुटि प्रसरण के उद्देश्य से ज़्यादा अधिकपूर्ण महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन का एक और भी उद्देश्य ये है कि वो स्पष्ट शोध परिणाम प्रदान कर सके। देखिए, रिसर्च डिज़ाइन का एक और भी पर्पस है कि वो क्या करे, वो जो शोध परिणाम है वो कैसा स्पष्ट शोध परिणाम प्रदान कर सके और अस्त व्यस्तता को प्रयोग से दूर कर सके। ओके, अस्त व्यस्तता का मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक चर होते हैं वो एक साथ परिवर्तित हो जाते हैं, और इसके परिणाम के स्वरूप पर हमें ये नहीं पता चलता है कि किसकी इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रही है, और हम उन जो वेरिएबल्स है उन पर हम नियंत्रित नहीं कर पाते। ओके, तो इस तरीके से अगर होता है तो हमारा जो रिसर्च होता है उसमें हम कारण और परिणाम संबंध की निश्चित व्याख्या नहीं कर पाते, यानी कि स्वतंत्र चर की डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट हुई है या नहीं हुई ये हम बता नहीं पाते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन का उद्देश्य चरों में जो अस्त व्यस्तता जो है उसको दूर करना भी होता है। तो दोस्तों ये था रिसर्च डिज़ाइन क्या है और रिसर्च डिज़ाइन में किस तरीके का विशेषताएं पाई जाती है और उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातों को मैंने अब आपको बताया। अब कल के वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि शोध डिज़ाइन के प्रकार के बारे में। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे शोध डिज़ाइन के जो जितने भी प्रकार हैं उन प्रकार बहुत सारे प्रकार हैं, तो उनको हम थोड़ा थोड़ा करके 1-2 पार्ट में बांटकर हम उसे पूरा करेंगे। ओके, और उसके बाद जो भी रिसर्च डिज़ाइन है उसकी जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम जाने वाले हैं डाटा कलेक्शन की ओर। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।